नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम दूसरी यूनिट का जो पार्ट सेकंड है दिष्टकर्ण रेक्टिफिकेशन, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं जनरल बीएससी के अंदर। और बीएससी बीएड का जो पेपर फर्स्ट है उसकी 4 नंबर यूनिट है का लेक्चर ये रहेगा। तो जनरल बीएससी का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17 है और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर है 4। ठीक है, और हमारा टॉपिक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। बिल्कुल वही पॉइंट्स यहाँ पर भी रहेंगे, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें 2 डायोड का प्रयोग हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मान सकते हो। इस टाइप का ये टॉपिक रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तुरंत लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें और आपका पेपर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। वह दिष्टकारी जो ऐसी तरंग के दोनों भागों का दिष्टकर्ण करता है। देखिए दोनों भाग कौन से हैं, आपको याद हो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ आधे भाग का ही वो दिष्टकर्ण करता है, आधे भाग का दिष्टकर्ण वो नहीं करता, क्योंकि आधे भाग के अंदर एक डायोड होता है उसके अंदर और वो रिवर्स में चला जाता है, रिवर्स में वो काम करता नहीं है। यहाँ पर 2 डायोड का प्रयोग होगा तो आधे चक्कर में एक डायोड काम कर लेगा और दूसरे आधे चक्कर में दूसरा डायोड काम करेगा। इस तरीके से ये दोनों भागों का दिष्टकर्ण कर देता है, उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहेंगे। इसमें 2 डायोड का प्रयोग होता है, याद रखना है। पूर्ण तरंग के दिष्टकर्ण से इसकी दक्षता बढ़ जाएगी। उसकी कितनी आई थी, उसकी आई थी 40.6 और यहाँ पे इसकी दक्षता बढ़ जाएगी। उर्मिका गुणांक वोल्टता नियमन का मान यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टता नियमन उर्मिका गुणांक कम होगा उतनी ही दक्षता ज्यादा बढ़ेगी। इसमें एक अर्धभाग का दिष्टकर्ण एक डायोड, जबकि दूसरे अर्धभाग का दिष्टकर्ण दूसरा डायोड करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये प्रथम अर्धचक्र के लिए और ये द्वितीय अर्धचक्र के लिए। इस डायग्राम को समझ लो, इसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ध्यान हो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में ये डायोड नहीं होता, यहाँ पर ये डायोड यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ एक ही डायोड होता है। और यहाँ पर मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का यूज होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सीधा आप लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज वो आपकी लेते हैं। तो यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है कि VI इनपुट जो एसी करंट आप देंगे उसमें ये सिरा नेगेटिव ये पॉजिटिव है प्रथम आधे चक्कर के लिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज हुआ, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर जब ये पहुंचेगी तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और उस कंडीशन में यहाँ से धारा डायोड D1 से, यहाँ पे I1 धारा जो दिखा रखी है ये देख सकते हो, I1 धारा यहाँ से D1 से प्रभावित हो जाएगी, ऐसे इधर आ जाएगी आउटपुट के पास। लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तो धारा इधर तो आएगी नहीं, क्योंकि तो रिवर्स में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सिर्फ यही डायोड काम करेगा, ये डायोड काम नहीं करता है। और यहाँ पर आप ये X और Y सिरों के बीच में ये आउटपुट वोल्टेज रही, यहाँ पर लोड प्रतिरोध भी लगा हुआ है। ये जो P पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मध्य निकासी बिंदु, और इसमें एक ट्रांसफार्मर का यूज होता है जिसे मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का नाम दिया जाता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में इसका उपयोग जरूरी है। जब दूसरे अर्धचक्र की बात की जाएगी तो दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, ध्रुवताएं AC की बदल जाती हैं, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस हो जाएगा। और इसके बदलने से यहाँ पर द्वितीय कुंडली पर भी ध्रुवताएं बदल जाएंगी, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, पहले से अपोजिट हो जाएगा। इस कंडीशन में ये डायोड काम नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स में चला जाएगा। और यहाँ देख सकते हो ये पॉजिटिव होने से ये आपका फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड में होगा तो यहाँ पर ये डायोड है वो यहाँ से करंट चली जाएगी और यहाँ आपका कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगी XY पे और ये आपका लोड प्रतिरोध है। तो दूसरे अर्धचक्र में इस डायोड ने काम किया, पहले अर्धचक्र में इस डायोड ने काम किया। तो आधे भाग का दिष्टकर्ण तो डायोड D1 करता है और आधे भाग का जो दिष्टकर्ण है वो डायोड D2 करता है। इस तरीके से पूरे चक्कर में दोनों डायोड मिलके पूरी तरह का दिष्टकर्ण कर देते हैं। यही आगे लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो P मैंने बताया था उसे निकासी बिंदु बोलते हैं, मध्य निकासी बिंदु बोलते हैं। अब ये इनपुट वोल्टेज है VI, इसको EP sin ओमेगा t से डिनोट किया जाएगा, और जो द्वितीय कुंडली पे प्रेरित होगी वो VS बराबर ES sin ओमेगा t होगी। और इसके बाद यहाँ पर जो आरोपित वोल्टता है डायोड D1 पर वो VS डैश ES बटा 2 होगी, क्योंकि आधी चली जाएगी डायोड D2 के पास, तो आधी चली जाएगी उसके पास, तो वो तो करेगा नहीं, तो आधे चक्कर में सिर्फ इतनी मिलेगी। और दूसरे आधे चक्कर में यहाँ देख सकते हो दूसरे डायोड पर आधे चक्कर में दूसरे चक्कर में इतनी मिलेगी, टोटल लास्ट में इतनी आपको मिल जाती हैं। जो मध्य निकासी बिंदु P होता है उस पर शून्य वोल्टता मानी जाती है, इसीलिए इसे मध्य निकासी बिंदु बोला जाता है। सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये ऊपर थ्योरी है, मैंने आपको अभी बताया था डायग्राम में वही सब कुछ लिखा गया, कुछ भी अलग नहीं है। इस प्रकार कुछ वोल्टता VS डैश EM sin ओमेगा t होती है, कुल वोल्टता है वो VS डैश बराबर EM sin ओमेगा t हो जाएगी, क्योंकि एक डायोड पे इतनी है और दूसरे पे भी इतनी है, दोनों का टोटल EM हो जाएगा। यहाँ पर पूरे चक्कर में RL में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है। यदि V01 D1 के कारण दिष्ट कण से प्राप्त निर्गत वोल्टता हो और V02 D2 के कारण दिष्ट कण से प्राप्त वोल्टता हो तो परिणामी वोल्टता V0 हो जाएगी, और ये दोनों ऐड होके आपको कुल वोल्टता है वो प्रोवाइड करवाएंगी। और बाकी आप जानते हो कि फॉरवर्ड में RF होता है, द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है RS, और R बराबर RF प्लस RS होता है। ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी इसको किया था। तो लोड प्रतिरोध RL से जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या होगा, I1 बराबर, मैंने I1 बताई थी आपको, VS डैश अपॉन R प्लस RL। अब देखें आधे चक्कर में जब आपका T जो है वो 0 से T/2 है, आधे चक्कर में है, तो I1 करंट होगी, D1 डायोड काम करेगा, और VS का मान क्या था, EM sin ओमेगा t था, तो ये मैंने यहाँ पे रखा EM sin ओमेगा t, और अपॉन में R प्लस RL आ गया। और ये EM अपॉन R प्लस RL क्या था, ये वही है जो पिछले टॉपिक में अर्ध तरंग दिष्ट कार्य हमने लिया था, इसको IM से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास धारा का आयाम आ जाएगा I1 बराबर IM sin ओमेगा t, और आप जानते हैं कि इस अर्ध चक्कर में डायोड D2 काम नहीं करता, तो उसकी जो करंट है वो क्या होती है, 0 होती है। और दूसरा डायोड जब दूसरे चक्कर में काम करेगा तो ये सब सिस्टम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जब T/2 से T के बिटवीन हो, यानी दूसरा अर्ध चक्कर हो, तो पहला डायोड काम नहीं करता तो उसकी करंट 0, और दूसरे डायोड के लिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, VS डैश अपॉन R प्लस RL। लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि दूसरा ऋणात्मक अर्ध चक्कर होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरीके से आप देखते हो ऐसे होता है, तो ये नेगेटिव को शो करने के लिए यहाँ पर माइनस का निशान यूज किया जाता है। तो हमारा I2 जो है वो माइनस IM sin ओमेगा t आएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आयाम आप कहें तो बराबर रहेगा, लेकिन ये I2 जो है वो अर्ध चक्कर की बताई गई है, ऋणात्मक वाले की, और ये जो I1 का मान है जिसमें डायोड D1 काम करता है, ये धनात्मक अर्ध चक्कर को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आप VI देंगे, इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टेज आप देंगे, वो इस तरीके से होती है, AC की फॉर्म में है। ये ऊपर प्लस धनात्मक अर्ध चक्कर है और नीचे वाले ऋणात्मक अर्ध चक्कर हैं। जब द्वितीयक कुंडली के सिरों पे पहुंचेगी तो बिल्कुल एज इट इज पहुंचेगी, प्लस माइनस इस तरीके से। लेकिन V01 का मतलब है जब डायोड D1 काम करेगा तो वो सिर्फ धनात्मक अर्ध चक्कर वाली को ही क्या करेगा, दिष्टकर्ण करता है, और जब दूसरा डायोड काम करेगा दूसरे चक्कर में तो वो ऋणात्मक अर्ध चक्कर वाले को दिष्टकर्ण कर देगा। यानी आपको जो आउटपुट मिलेगी वो टोटल DC की फॉर्म में मिलती है। इसीलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरंग का दिष्टकर्ण कर देता है। अब इसमें पॉइंट वही हैं जो हमने अर्ध तरंग में ज्ञात किए थे, औसत मान, RMS मान, दक्षता, उर्मिका गुणांक, वोल्टता नियमन, वोल्टता रेगुलेशन और प्रतीप शिखर वोल्टता। तो ये बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। बस इसमें इतना ही होगा कि हमारा जो अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसमें हमारे पास सिर्फ I थी, कोई करंट की वैल्यू I बराबर IM sin ओमेगा t इतना ही था। लेकिन यहाँ पर दो डायोड हैं तो I1 प्लस I2 की फॉर्म में बंट जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान ज्ञात करते हैं, एवरेज वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो लोड में परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I2 एक दिशिक परिवर्ती धारा है। समय के सापेक्ष परिवर्ती धारा का औसत मान देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IDC का मान बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे कि आपने अर्ध तरंग दृष्टि कार्य में निकाला था, 1/t 0 से t I dt। अब अर्ध तरंग दृष्टि कार्य में तो हमने I का मान सीधा रखा था Im sin ओमेगा t, क्योंकि उसमें तो एक ही डायोड था, लेकिन यहाँ पर डायोड है दो और दोनों ही काम कर रहे हैं अपने अपने चक्कर के लिए। तो यहाँ से जो लिमिट है 0 से t उसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, 0 से t/2 और t/2 से t। तो जब हम ये तो 1/t बाहर है, 0 से t/2 रखेंगे तो I1 dt आ जाएगा। प्रथम अर्ध चक्कर में तो आपका I1 बराबर Im sin ओमेगा t है, लेकिन जब दूसरे अर्ध चक्र की बात करेंगे t/2 से, ये यहाँ पे लिमिट है t आएगी, गलती से 0 लिखा हुआ है, I2 dt दूसरे डायोड के लिए करंट आ जाएगी। और अब इनमें इनके मान रख के हम इसको सोल्व करेंगे। आप इसमें आकलन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ध तरंग में ये आया था IDC बराबर Im/π और पूर्ण तरंग में ये इसके आगे 2 आ जाएगा, यानी इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। RL पर वोल्टता ज्ञात करनी हो तो वोल्टता के लिए आप V बराबर RI ओम नियम से उसकी फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम RMS मान की बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करेंगे, तो IRMS बराबर 1/t 0 से t I स्क्वायर dt की पावर 1/2 टोटल हो जाएगी। ये कैसे आता है मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया था, तो वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप कम लिखा, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं, बार बार पेज भरने से कोई फायदा नहीं होता। एक बार हमको समझ में आ जाए तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसको यूज कर सकते हैं। अब जो इधर 1/2 है, यानी कि जो वर्गमूल है, इसको हटाने के लिए मैंने I स्क्वायर RMS कर दिया इधर, और यहाँ से मैंने क्या किया, I स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा t जो है उसको डायरेक्ट आप समाकला नहीं करेंगे, आप उसको cos 1 माइनस cos 2 ओमेगा t/2 की फॉर्म में चेंज करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके आधार पर उसको सोल्व करेंगे, समाकलन करेंगे, लिमिट रखेंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखें IRMS का मान आता है Im/√2 आता है, और उसमें Im/2 आया था अर्ध तरंग दृष्टि कार्य में, और Im का मान आता है Em/r प्लस RL। तो यहाँ पर मैंने समीकरण 5 बना दी है। अब यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का जो वर्ग माध्य मूल मान आएगा ERMS का मान, तो वो होता है E बराबर, यानी कि V बराबर RI। यहाँ पर वोल्टेज V है तो इसकी जगह हमारे पास E हमने वोल्टेज ले रखी है, R आप जानते हैं RL है हमारे पास यहाँ पे, और I का मान IRMS के बराबर होगा। तो IRMS का मान रखें, RL है आपके पास, और फिर हमारे पास वोल्टता के फॉर्म में समीकरण आएगी ERMS EM/RL/√2 R प्लस RL। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास ERMS का मान क्या आया, IRMS का मान क्या आया पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के लिए, और आपके पास EDC का मान देख सकते हो, IDC का मान देख सकते हो। यहाँ पे देखें IDC का मान हमारे पास था, ये रहा IDC का मान, उससे डबल आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में कैसे ये काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होती है, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी दक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके उर्मिका गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे, और वोल्टता नियमन और प्रतीप शिखर वोल्टता, ये 3-4 चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पूरे के पूरे पेपर की वीडियो नोट्स के साथ चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपने यूनिट को देखें, ढूंढें, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।